हमारे काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियो तो रेगुलर देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, सोनी नाइट क्लब को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना भूलना मत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मैं बिहार के पटना का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। जो लोग इस पेशे से जुड़े हैं वे जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसी होती है। कभी एक शहर तो कभी दूसरे राज्य तक का लंबा सफ़र, दिन रात सड़कों पर गुजरता वक्त और ट्रक की केबिन ही हमारा दूसरा घर बन जाती है। लेकिन इन यात्राओं के बीच कभी कभी ऐसी घटनाएं वाक़याएं हो जाती हैं जिनका असर इंसान के दिल और दिमाग पर ज़िंदगी भर बना रहता है। और आज मैं आपको अपने जीवन की उसी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे मैं चाहकर भी भुला नहीं पाया हूँ। इस घटना ने मुझे इस कदर बदल दिया कि अब टीवी पर कोई डरावना सीरियल देखने की भी हिम्मत नहीं होती। यह घटना करीब 3 साल पहले की है, जब सावन का महीना चल रहा था और पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मुझे हिमाचल के मंडी से दवाइयों की एक बड़ी और कीमती खेप लेकर पटना पहुंचानी थी और साफ कहा गया था कि माल हर हाल में समय पर पहुंचना चाहिए। इस सफ़र में मेरे साथ था राहुल नाम का एक नौजवान खलासी जो नया इस काम में आया था और मुझे बड़े भाई की तरह मानता था। हम दोनों सुबह सुबह फैक्ट्री से ट्रक लोड करके निकल पड़े। पहाड़ी रास्ते वैसे ही मुश्किल होते हैं और ऊपर से बारिश ने सफ़र को और कठिन बना दिया था, लेकिन मुझे इन रास्तों का अच्छा अनुभव था, इसलिए हम आराम से आगे बढ़ते रहे। हमारा इरादा था कि शाम तक पहाड़ों से उतरकर पंजाब में किसी साके अच्छे ढाबे पर रुकेंगे, खाना खाएंगे और फिर रात भर चलकर सुबह तक पटना के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम उत्तराखंड की सीमा में दाखिल हुए, हमें अचानक गाड़ियों की एक लंबी कतार दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कि कोई मामूली जाम होगा जो थोड़ी देर में खुल जाएगा, मगर जब 1 घंटा बीत गया और एक भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी तो मेरे मन में अजीब सी चिंता होने लगी। मैं ट्रक से नीचे उतरा और आगे की तरफ यह देखने के लिए गया कि आखिर मामला क्या है। लेकिन वहाँ जाकर जो बात सामने आई उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। आगे जाकर हमें साफ दिखाई दिया कि पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे सड़क पर आ गिरा था, जिसे आम बोलचाल में लैंडस्लाइड कहा जाता है। करीब 100 मीटर तक सड़क पूरी तरह मलबे, मिट्टी और भारी भरकम पत्थरों से ढकी हुई थी। मौके पर आर्मी के जवान और स्थानीय प्रशासन की टीम मौजूद थी, लेकिन उन्होंने 2 टूक शब्दों में बता दिया कि इस रास्ते को साफ होने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। यह सुनते ही मेरे और राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि 2 दिन का मतलब था कि दवाइयों की वह कीमती खेप समय पर नहीं पहुंचेगी और हमें लाखों का नुकसान झेलना पड़ेगा। मैंने परेशान होकर सिर पकड़ लिया कि अब क्या किया जाए। मंडी वापस लौटने का कोई मतलब नहीं था और यहाँ 2 दिन तक फंसे रहना हमारे लिए नामुमकिन था। आसपास खड़े सभी ड्राइवर बेचैन थे और कुछ लोगों ने वहीं इंतज़ार करने का फ़ैसला भी कर लिया था, लेकिन मेरे लिए ये रास्ता आसान नहीं था। आज जब पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो लगता है काश मैंने भी उन्हीं लोगों की बात मान ली होती और वहीं रुक गया होता, तो शायद आज राहुल मेरे साथ होता और मेरी ज़िंदगी इस डर के साए में ना गुजर रही होती। लेकिन उस वक्त मैं यह भूल गया था कि हर बात अंधविश्वास नहीं होती और कई बार लोगों की चेतावनी के पीछे कड़वी सच्चाई भी छिपी होती है। तब राहुल ने मुझसे कहा कि उस्ताद, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना किसी से कोई दूसरा रास्ता पूछ लिया जाए। उसी समय पास में खड़े एक स्थानीय आदमी ने हमें सलाह दी और कहा कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर पीछे एक गांव पड़ता है जिसका नाम शिवलालपुर है। वहाँ से एक पुराना रास्ता जंगल के अंदर से होकर काला घाट नाम की जगह पर निकलता है।
और वही रास्ता आगे जाकर नेशनल हाईवे से मिल जाता है। रास्ता थोड़ा लंबा और काफ़ी सुनसान है, लेकिन कम से कम आपका एक दिन ज़रूर बच जाएगा। राहुल को उसकी बात जमी और उसने मुझसे कहा कि यहाँ सड़ने से तो बेहतर है कि हम वहीं रास्ता पकड़ लें। थोड़ा जोखिम ज़रूर है, लेकिन माल वक्त पर पहुँच सकता है। मेरा दिल इस फैसले के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अनजाने और सुनसान रास्तों से मुझे हमेशा से अजीब सा डर लगता था और मेरे तजुर्बे ने मुझे सिखाया था कि शॉर्टकट अक्सर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं। लेकिन उस वक्त कंपनी का दबाव और राहुल की ज़िद के आगे मुझे झुकना पड़ा, और यह सोचकर कि शायद ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। मैंने ट्रक को मोड़ दिया और उस अनजान रास्ते की तरफ बढ़ चला। यह फैसला मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। काश मैंने उस आदमी की बात पर भरोसा न किया होता, तो शायद मेरे साथ वह सब ना हुआ होता। जब हम शिवलालपुर गांव पहुंचे और उस रास्ते पर ट्रक मोड़ा जहां एक पुराना सा जंग लगा बोर्ड टंगा हुआ था, तब शाम के करीब 5 बजे बज चुके थे। सूरज पहाड़ों के पीछे ढलने लगा था और जंगल का घना अंधेरा धीरे धीरे सड़क को अपने आगोश में ले रहा था। वो सड़क नाम की तो पक्की थी, लेकिन बहुत पुरानी और जगह जगह से टूटी हुई। दोनों तरफ इतने घने पेड़ खड़े थे कि दिन में भी वहाँ सूरज की रोशनी पहुँचना मुश्किल लगता होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जंगल और ज़्यादा डरावना और सघन होता चला गया। चारों तरफ झींगुरों की आवाज़ गूंज रही थी और उसके अलावा कोई दूसरी आवाज़ नहीं थी। पिछले 1 घंटे से हमें ना कोई इंसान दिखा था और ना ही कोई दूसरी गाड़ी। अब राहुल के चेहरे पर भी डर साफ नजर आने लगा था। उसने मुझसे घबराई हुई आवाज़ में कहा कि उस्ताद, यह रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं निकल आए। मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा कि चिंता मत कर। उस आदमी ने साफ कहा था कि यह रास्ता सीधे हाईवे पर ही जाकर मिलेगा, बस नज़र बनाए रख। लेकिन सच यह था कि मेरे चेहरे पर भी बेचैनी साफ झलक रही थी और दिल किसी अनहोनी के डर से बैठा जा रहा था। तबीयत अचानक ट्रक ने ज़ोरदार झटका खाया और एक अजीब सी आवाज़ के साथ इंजन बंद हो गया। मैंने फ़ौरन चाबी घुमाई, कई बार सेल्फ मारा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। राहुल घबरा कर बोला कि अब यह कैसी नई मुसीबत आ गई। मैंने भी परेशान होकर कहा कि पता नहीं, लगता है आज का दिन ही भारी है। मैंने टॉर्च उठाई और नीचे उतरकर ट्रक को चेक करने लगा। बोनट खोला, इंजन देखा, लेकिन कोई साफ खराबी नज़र नहीं आई। फिर भी ट्रक जान लेने का नाम नहीं ले रहा था। तब तक पूरी तरह रात हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा फैल चुका था। ऊपर से बादल और ज़्यादा काले होकर गड़गड़ाने लगे थे। माहौल और भी डरावना हो गया था। राहुल ने धीमी आवाज़ में कहा, मोहन भाई, लगता है हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। आसपास ना कोई गांव दिख रहा है, ना कोई ढाबा जहां रात गुजारी जा सके। हम दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि इस वीरान जंगल में मदद की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, ऐसे डर रही देती। तभी मेरी नज़र कुछ दूरी पर पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक हल्की पीली रोशनी पर पड़ी, जैसे कोई बल्ब या लालटेन जल रही हो। उस घुप अंधेरे में वह रोशनी हमारे लिए उम्मीद की एक किरण बन गई। मैंने राहुल से कहा, चलो वहाँ चलकर देखते हैं, शायद कोई घर या छोटी सी बस्ती मिल जाए जहाँ से मदद मिल सके। नहीं तो कम से कम रात गुजारने की जगह तो मिल ही जाएगी, क्योंकि इस वक्त किसी मैकेनिक का मिलना नामुमकिन था। हम दोनों ने ट्रक में ताला लगाया और उस रोशनी की ओर पैदल बढ़ चले। करीब 15 मिनट चलने के बाद हम एक पुरानी और जर्जर सी जगह के सामने पहुंचे, जो किसी ढाबे जैसी लग रही थी। ढाबा ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह बरसों से उजाड़ पड़ा है। दीवारों पर काई जमी हुई थी और जगह जगह से प्लास्टर झड़ चुका था। बाहर एक ही पीला बल्ब लटका हुआ था, जिसकी मध्यम रोशनी उस डरावने माहौल को और स्याह बना रही थी। एक लकड़ी के बोर्ड पर धुंधले और मिटते हुए 100 अक्षरों में लिखा था, गणेश राम ढाबा।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी खंडहर जैसी जगह में आखिर कौन रहता होगा, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। हिम्मत जुटाकर मैंने दरवाजे पर आवाज़ दी कि अंदर कोई है। भीतर से कोई जवाब नहीं आया। ट्विक आया। मैंने फिर से थोड़ा ज़ोर से पुकारा। कुछ पल बाद दरवाज़ा चरमराहट की आवाज़ के साथ धीरे धीरे खुला और सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी उम्र करीब 70 से 75 साल के आसपास रही होगी। उसने मैला सा कुर्ता पायजामा पहन रखा था, दाढ़ी बिखरी हुई थी और आंखें अंदर धंसी हुई थी जो उस पीले बल्ब की रोशनी में अजीब तरह से चमक रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बिल्कुल पास खड़े होते ही मुझे अंदर से कुछ बहुत गलत सा महसूस होने लगा। उस बूढ़े आदमी ने रूखे लहजे में पूछा कि तुम लोग कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने हाथ जोड़कर उसे पूरी बात बता दी कि कैसे हम रास्ता भटक गए। ट्रक खराब हो गया और हमें बस एक रात के लिए सिर छुपाने की जगह चाहिए। वह बूढ़ा हमें सिर से पैर तक घूरता रहा और फिर होठों पर अजीब सी मुस्कान लाकर बोला कि अंदर आ जाओ। मुसाफिरों के लिए उसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मजबूरी में हम दोनों भीतर चले गए, लेकिन अंदर का नज़ारा बाहर से भी ज़्यादा अजीब और डरावना था। चारों तरफ मकड़ी के जाले थे और हवा में सीलन व सड़ांत की भारी बदबू फैली हुई थी। उस बूढ़े ने इशारे से हमें एक कोने में रखी बेंच पर बैठने को कहा और ख़ुद चूल्हे की तरफ चला गया। राहुल ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा कि उस्ताद, मुझे यह जगह और यह आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि पागल मत बन, इस घने अंधेरे जंगल में कहाँ जाएंगे और ट्रक भी खराब है। सुबह होते ही निकल जाएंगे। कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी, जिसने अपना नाम कृष्णलाल बताया, हमारे लिए खाना लेकर आया। थाली में 2 मोटी रोटियां और एक अजीब सी दिखने वाली सब्जी थी। भूख बहुत लगी थी, इसलिए हमने खाना शुरू कर दिया। लेकिन राहुल ने एक निवाला लेते ही कहा कि उस्ताद, इस सब्जी का स्वाद कुछ अजीब सा है। मैंने उसे चुप करा दिया कि मुफ्त का खाना है, ज़्यादा नखरे मत कर। जंगल में इतना भी बहुत है। हालांकि सच यह था कि मुझे भी उस सब्जी में अजीब सा कसैलापन और तेज़ बदबू महसूस हो रही थी, जिससे मेरा मन घबरा रहा था। फिर भी भूख के आगे मैंने ध्यान नहीं दिया। खाना खत्म होने के बाद कृष्णलाल ने हमें पीछे बने एक छोटे से कमरे में सोने भेज दिया। कमरा बेहद गंदा और बदबूदार था। जैसे ही हम चारपाई पर लेटे, हमारी आंखें भारी होने लगीं और मुझे लगा यह दिन भर की थकान का असर है, लेकिन असल में वह उस खाने का असर था। मुझे हल्की नींद आने ही वाली थी कि राहुल उठकर बोला, मोहन भाई, मुझे बाथरूम जाना है। उसने बाहर जाकर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे ढाबे के पीछे से कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी और वह यह सोचकर पीछे वाले दरवाजे की तरफ गया जो आधा खुला था। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। उसके कुछ ही पल बाद वह दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ अपने आप बंद हो गया। उस आवाज़ से मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। मैंने देखा कि राहुल कमरे में नहीं है। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस अंधेरे और बदबू से भरे कमरे में मैं अकेला खड़ा था और मेरा दिल किसी भयानक अनहोनी के डर से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। तब मेरी नज़र ढाबे के उस पिछले दरवाजे पर पड़ी जो अब भी बंद था और जिसकी आवाज़ से मेरी नींद टूटी थी। दिल धक धक करता हुआ मैं धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और हल्के से धक्का दिया तो वह चरमराहट की आवाज़ के साथ खुल गया। उसी पल मेरे चेहरे से टकराई ठंडी और सड़ी हुई हवा से मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। बाहर घूप अंधेरा था। मैंने जेब से छोटी सी टॉर्च निकाली और बाहर कदम रखा। ढाबे के पीछे का हिस्सा किसी बाड़े जैसा था, जहां चारों तरफ जंगली घास और घनी झाड़ियां उगी हुई थीं। बारिश के कारण जमीन कीचड़ से भरी और फिसलन वाली थी। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाते हुए राहुल को पुकारा, लेकिन तभी मेरी नज़र कीचड़ में आधी धंसी हुई एक चीज़ पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वह राहुल की ही चप्पल थी।
उस चप्पल को कीचड़ में पड़ा देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। अब जो डर अब तक सिर्फ आशंका था, वह सच्चाई बनता दिखाई देने लगा। मैंने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई तो जो दृश्य नजर आया उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। कीचड़ में किसी को जबरदस्ती घसीट कर ले जाने के साफ निशान बने हुए थे, जो बाड़े के एक कोने में बने बड़े से जंग लगे टीन के शेड की तरफ जा रहे थे। उस पल मुझे समझते देर नहीं लगी कि राहुल के साथ कुछ बहुत भयानक हो चुका है। कांपते हुए कदमों से मैं उस शेड की तरफ बढ़ा। शेड बेहद पुराना था और पूरी तरह जंग से ढका हुआ था। उसके दरवाजे पर एक भारी ताला लटका हुआ था। मैंने डर और गुस्से में दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाया कि कोई है अंदर। राहुल, तू अंदर है क्या? लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे शेड के अंदर से किसी चीज़ के घिसटने और खुरचने की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराकर शेड के चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो एक तरफ थोड़ी ऊंचाई पर एक छोटी सी टूटी हुई खिड़की दिखी जिस पर मकड़ी के जाले जमे थे। पास में पड़े एक पुराने ड्रम को मैंने किसी तरह लुढ़का कर दीवार से लगाया और उस पर चढ़ गया। काश उस रात मैं उस ड्रम पर कभी ना चढ़ा होता। काश मैंने उस खिड़की के अंदर झांकने की हिम्मत ना की होती, क्योंकि जो मैंने देखा उसने मेरी नींद हमेशा के लिए छीन ली। कांपते हाथों से मैंने जाले हटाए और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी चीख गले में ही अटक गई। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शेड के अंदर ज़मीन पर राहुल की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर ऐसा डर जमा हुआ था जैसे उसने अपनी मौत को सामने से देखा हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा डरावना वह मंजर था जो उसकी लाश के पास चल रहा था। बूढ़ा कृष्णलाल राहुल के पास बैठा हुआ था और वह अकेला नहीं था। उसके साथ दो और लोग थे जो इंसान कम और चमक और जानवर ज़्यादा लग रहे थे। उनके दुबले काले शरीर और वैसी हरकतें देखकर मेरी रूह कांप उठी। वे तीनों मिलकर राहुल की लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। मैं लगभग उस ड्रम से नीचे गिर ही गया था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना हैवान भी हो सकता है। तब शायद मेरे हिलने से ड्रम से हल्की सी आवाज़ निकल गई। अंदर बैठे कृष्णलाल ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें अंधेरे में किसी जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं और उसका मुंह मेरे दोस्त राहुल के खून से सना हुआ था। उसने सीधे उस खिड़की की तरफ देखा जहां मैं खड़ा था। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। हमारी नज़रें मिलीं और उसकी आंखों में मैंने अपनी मौत साफ देख ली। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। मैं डर के मारे ड्रम से कूद पड़ा और पूरी ताकत लगाकर ढाबे के सामने की तरफ भागा। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि किसी भी तरह अपने ट्रक तक पहुंचूं। जंगल के सन्नाटे में मेरे कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कृष्णलाल और उसके साथी मेरे पीछे आ रहे हों। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और मेरी सांसें फूल रही थीं। मैंने खुद को बार बार यही समझाया कि मुझे डरना नहीं चाहिए और किसी भी हालत में ट्रक तक पहुंचना होगा। जब मैं ढाबे के सामने पहुंचा तो देखा कि ट्रक वहीं खड़ा था। मैंने ट्रक की तरफ दौड़ते हुए अपना ताला खोला और फौरन अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही मैंने दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। अब मुझे इसे स्टार्ट करना था, लेकिन ट्रक पहले ही खराब था। मैंने पूरी ताकत से चाबी घुमाई और कई बार कोशिश की। किस्मत से इस बार ट्रक ने स्टार्ट होने की आवाज़ की। मेरे चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। ट्रक स्टार्ट होते ही मैंने उसे पूरी गति से उस घने जंगल से बाहर निकालने की कोशिश की। मैं जानता था कि रास्ता ऊबड़ खाबड़ और ख़तरनाक है, लेकिन उस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता अपनी जान बचाना थी। लेकिन मेरी आंखों में पीछे का भय साफ दिख रहा था। जंगल से बाहर निकलते हुए मैंने देखा कि पीछे से कोई नहीं आ रहा था। इससे मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी और मैं सड़क पर तेजी से आगे बढ़ता रहा। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मुझे हाईवे का बोर्ड दिखाई दिया। यह देखते ही मेरी जान में जान आई। मैंने ट्रक की स्पीड को थोड़ा कम किया
और हाईवे की तरफ मुड़ गया। जैसे ही मैं हाईवे पर पहुंचा, मैंने सबसे पहले पास के एक पुलिस स्टेशन की तलाश की। मुझे समझ में आ गया था कि इस घटना को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। मैंने फ़ौरन वहाँ ट्रक रोक दिया और अंदर जाकर अधिकारियों को पूरी घटना बताई। पुलिस ने मेरी बात को गंभीरता से सुना और तुरंत एक टीम को उस ढाबे की ओर रवाना किया। मैंने उन्हें जगह का सही पता समझाया और कहा कि मेरी दोस्त राहुल को ढूंढने की कोशिश करें। हालांकि दिल में मुझे पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया कि वे जल्द से जल्द वहां पहुंचकर जांच करेंगे। उस भयानक घटना के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं पटना लौट आया और ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़ दिया। राहुल की यादें हमेशा मेरे साथ रहती हैं और उस घटना के बारे में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने खुद को संभालने के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत की और अब एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ। इस घटना ने मुझे सिखाया कि कभी कभी शॉर्टकट लेना कितना खतरनाक हो सकता है और अनजाने रास्तों पर जाने से पहले कई बार सोचना चाहिए। मैंने अपनी कहानी इसलिए साझा की ताकि लोग ऐसी गलतियां न दोहराएं और हमेशा सतर्क रहें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आप बीती सुनकर आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा। जिंदगी में कभी कभी डरावनी घटनाएं भी होती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी समझदारी से उनका सामना करना चाहिए।